हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो सबसे पहले राम राम। इन दिस वीडियो अपन पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? गति के समीकरण। ये मोबाइल इसलिए हाथ में ले रखा ताकि आपको अच्छी क्लियर आवाज़ आ सके, ठीक है। पहले सुनो, इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? गति के समीकरण। गति के समीकरण को आज अपन इस तरीके से देखेंगे, इतने मतलब सिंपलेस्ट और इतने अच्छे वे में देखेंगे ताकि मतलब आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आना है और बिल्कुल मतलब आप जैसे मैं बताऊं वैसे देखते जाओ। और अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो इसकी आप थोड़ी स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। और जैसे मैं बताऊं हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये मैं आपसे प्रॉमिस वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके गति के समीकरण का जो डाउट और जो भी आपको मतलब गलत फहमी है कि इतना हार्ड है, वो सब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बट आप भी एक मेरे से वादा करो कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा देखोगे, ठीक है। तभी आप मतलब सीख पाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को जो पूरा देख लिया ना तो एग्जाम में मतलब आप पास तो हो ही जाओगे। लमसम 4 या 5 नंबर का तो आता ही है। और गति के समीकरण है, इसमें क्या है कि एक आपको लेंथी लगेगा बट है नहीं, ये इतना बिल्कुल आसान है। जैसे मैं बताऊं वैसे आपको करना है। एक बार देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। जैसे कि ये है ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ। इस ग्राफ में इधर तो बताता है वेग, ये इधर तो क्या है? वेग। और ये है टाइम, समय, ठीक है। और ये है इसका जो भी बन रहा है, ठीक है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब पहले ये ध्यान रखना, ए का मतलब होता है त्वरण। आपको अगर मैं पहले बेसिक बताऊं, आपको लग रहा हो कि यार ज़्यादा बेसिक हो रहा है, तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा लें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब देखो किसी के बेसिक भी क्लियर होते हैं और कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसको मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, तो उसका भी देख के चलना पड़ता है भाई, ठीक है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ए मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आता है वी नोट मतलब ये इसको जो यू होता है ना, अपने यू प्रारंभिक वेग। जब वेग की स्टार्टिंग होती है, प्रारंभिक वेग को अपन यू से भी डिनोट करते हैं और वी नोट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको वी भी कहते हैं, वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये ध्यान रखना। थर्ड बात, वी का मतलब वेग आपको पता ही है। अब ध्यान रखना, ये है वी, पूरा इधर वी बताता है, ये बताता है इधर टी, समय, और ये वेग बताता है। वीटी ग्राफ, जो वीटी में आने वाला क्षेत्रफल या तो वो विस्थापन होगा या वो दूरी होगा। डी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन विस्थापन कहते हैं। डी का मतलब होता है विस्थापन। और छोटा स्मॉल डी होता है ना, उसका मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, इसका मतलब विस्थापन। इंग्लिश में इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं डी से, और इसको बताते हैं मतलब, और इसको अपन स्मॉल डी से बताते हैं दूरी को, ठीक है। वीटी ग्राफ में आने वाला क्षेत्रफल है वो या तो विस्थापन होगा या दूरी होगा। जो भी इसका क्षेत्रफल है ना, या तो वो विस्थापन होगा या वो दूरी होगा, ठीक है। ये हो गया अपने बेसिक जो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं गति का पहला समीकरण। हलवा बनाते चलते हैं और देखते हैं पहला समीकरण कैसे निकालते हैं। वेग, ठीक है। ये क्या चीज है? पूरी वेग है। तो वेग से अपने को क्या प्राप्त होता है? वीटी ग्राफ। वी सबसे पहले आप देखना, जैसे ये है, ये ग्राफ, इसी का चित्र बना रहा हूं। इधर तो है टी मतलब समय, और इधर है वी। जैसे जैसे वी में चेंज होगा इस वजह से टी में चेंज होगा। अब वी मतलब होता है वेग, टी मतलब समय। वेग और समय इज इक्वल टू त्वरण, ठीक है। वीटी ग्राफ क्या बताता है? त्वरण बताता है। तो पहला अपना जो समीकरण होगा वो त्वरण से ही बनेगा, ठीक है। किससे बनेगा? त्वरण। तो चलो देखते हैं पहला समीकरण। देखो भाई, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग, और वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। और ये वीटी ग्राफ यानी त्वरण ही बताएगा। तो इसी से अपन त्वरण से पहला गति का समीकरण निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन।
अब देखना वेग में परिवर्तन। वेग एक तो होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। तो वेग का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सेलरेशन यानी v मतलब जो अंतिम वेग है उसमें से जो प्रारंभिक वेग अगर माइनस करेंगे तो क्या, और अपॉन समय के सापेक्ष, समय के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, v माइनस यू अपॉन में t क्या है एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का। तो इसमें जैसे कि यार अपन पहले तो जीरो कुछ नहीं खाया, मतलब 0 किलोमीटर चले, बाद में अपन, ये तो अपना प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, बाद में अपन 10 किलोमीटर चल गए, ठीक है। तो उसमें और तो अपन को पता करना है, तो अपन पहले 10 किलोमीटर में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा ना। उसी टाइप में 0 यहाँ पे मतलब u मतलब क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग का जो वेग है तो वो तो 0 ही रहेगा, उसमें से उसको अपन v में से माइनस करेंगे, मतलब वेग जो एंडिंग का वेग आया उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना ये। आपको पता होगा, ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है, आपको पता ही है। देखना अब v माइनस यू अपॉन में t, ये किसका फॉर्मूला हो गया, त्वरण, ठीक है। अब अपने को ये ध्यान में रखना, ये जो आगे भी काम आएगा, आगे मतलब आप अभी जो दूसरे समीकरण निकालेंगे ना गति के, उस समय भी ये काम आएगा, ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाद में a की वैल्यू वहां पे ये रख सकते हैं अपन, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फिर अपन t को यहाँ पे रख दें और a को यहाँ पे ले जाएं। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूजन है कि बिल्कुल बात नहीं है, कंफ्यूजन मत होना। t को यहाँ पे रख दे, a को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। ये इसलिए किया मैंने ताकि जो आगे आने वाले समीकरण में ये काम आएंगे, इसलिए इसमें क्या कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू, ये तो पहले इसका फॉर्मूला, बाद में t को यहाँ पे रख दिया, a को यहाँ पे रख दिया, तो क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू क्या होता है, t का मतलब होता है, ठीक है। अब a और t ये नीचे इसकी तरफ डिवाइड में मतलब भाजक में, भाग में, तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा के अंदर आ जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। अब v माइनस यू, अब अपन वेग निकाल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन यानी वेग आएगा, तो इसको इधर लाएंगे अपन u को, तो इधर लाएंगे इज इक्वल बराबर के, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का, नहीं प्लस माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस का हो गया और ए टी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। बाद में अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका हो गया गति का पहला समीकरण। ये चीजें ध्यान रखना, आगे आने वाले समीकरण में काम आएगा। एक तो a का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी, v मतलब जो प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम समय, और इसमें t इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, ये t हो गया, ठीक है। बस ये हो गया अपनी गति का पहला समीकरण, बिल्कुल कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, इससे अपन इसको यहाँ पे रख दे तो ये बन जाता है t, और a ये पहले इसके अंदर दे रखा अपने को, बाद में a t, और बाद में ये इतना सा क्या है, इधर है तो इधर माइनस में ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गति का पहला समीकरण। आई होप आपको गति का पहला समीकरण अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की तरफ, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं गति का दूसरा समीकरण कैसे निकालते हैं, वो ट्राई करते हैं। हाँ, तो अब अपन देखने वाले हैं गति का दूसरा समीकरण। पहला अपन ने क्लियर कर दिया, पहले की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको याद नहीं रहे तो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये कुछ दूसरे समीकरण में काम आएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आसान है, मतलब आसान है यार। देखो मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को कैसे याद है, मतलब आप सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, तो ये हार्ड लगते हैं, एक बार करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अपन करते हैं गति का दूसरा समीकरण कैसे आया वो सॉरी, गति का दूसरा समीकरण, छायांकित भाग ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी, सॉरी ओ ए सी डी नहीं, यहाँ पे इसलिए आया यहाँ पे ई, क्योंकि डी तो वैसे ही सी और डी ई यहाँ तक कर देंगे, ओ ए सी ई, तो ये अपना डी तो वैसे ही कवर हो जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है। छायांकित भाग ओ ए सी डी मतलब इस छायांकित जो ये मैंने भर रखा है, इस छायांकित भाग का अपने को
क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि वीटी ग्राफ में आने वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विस्थापन, या तो विस्थापन कहलाता है और या दूरी कहलाता है। ठीक है, ये वीटी ग्राफ है, वी इधर टी। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन अपन समय में परिवर्तन। ये ग्राफ क्या दिखाता है अपने को, या तो विस्थापन दिखाता है या बताता है अपने को दूरी। तो एस, मैंने यहाँ पे एस लिख रखा है, एस का मतलब होता है विस्थापन। इसको अपन डी से भी डिनोट करते हैं विस्थापन को, और विस्थापन को अपन एस से भी लिखते हैं। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू मैंने लिखा। तो अपने छायांकित भाग ओ ए सी ई का क्षेत्रफल निकालना है। इसी से अपना गति का दूसरा समीकरण आएगा। ये ध्यान रखना, पहले में अपने को एक्सेलरेशन से निकालना, मतलब त्वरण के फॉर्मूले से निकालना है। दूसरे में अपने को छायांकित भाग, इस पूरे छायांकित भाग के क्षेत्रफल से निकालना है, जो क्या होता है, क्षेत्रफल छायांकित भाग का विस्थापन या दूरी। विस्थापन मतलब एस। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो जल्दी। ठीक है, हाँ, तो चलो देखते हैं अपन छायांकित भाग ओएसी का क्षेत्रफल। अब देखो, इस छायांकित भाग के अंदर एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक आपको आयत दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालना पूरे का, तो इसको आसान बनाएंगे अपन। एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल, ये भी इस पूरे का क्षेत्रफल होगा ना। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का, तो मिला के पूरे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये अपने इसका फॉर्मूला लिख दिया। फिर क्या करना है अपने को, फिर अपने को लिखना है आयत का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये आयत है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपको पता ही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, हाँ, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया अपने। बाद में अपने 1/2, अब इसकी जगह पे जो आ रही है ना आधार, आधार क्या है, अब देखना 1/2 एज इट इज लिख दिया अपन ने। ये एस मतलब विस्थापन, तो इधर लिखते जाना है, एस इज इक्वल टू विस्थापन इज इक्वल टू, ये लिख दिया पूरे दोनों का फॉर्मूला। बाद में विस्थापन इज इक्वल टू मतलब एस इज इक्वल टू 1/2 तो लिख दिया। आधार, आधार आयत का आधार क्या है, ए और डी, तो ए डी लिख दिया। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आयत की, सी डी। ठीक है, सी डी लिख दी। प्लस आयत की लंबाई, आयत की लंबाई ओ ई, तो आयत की लंबाई ये रही, ये ओ ई। और बाद में आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये या ये कोई सी भी लिख दो, तो ओ ए, ये हो गई आयत की चौड़ाई। यहाँ तक क्लियर है सबका, क्लियर है। ठीक है, अब अपने को देखना है, ये कर दिया अपन ने। तो अब ए डी देखना ध्यान से, ए डी देखना, ये 1/2 तो एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा, एस लगा के इज इक्वल टू 1/2। ए डी की जगह अपन ने टी क्यों लिखा, ए डी इज इक्वल टू, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर है, तो ये और ये बराबर होगी। ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी, तो ये ए डी और ये ओ ई क्या है, ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक टी है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, टी। समझ में आया, यस या नो, आया। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू टी, ये अपन ने देख लिया, यहाँ से सिद्ध कर लिया और यहाँ पे लिख दिया ए डी इज इक्वल टू टी। अब आता है सी डी, सी डी कहाँ पे, ये सी डी क्या चीज़ है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक क्या चीज़ है, ये तो था अपना प्रारंभिक वेग, जो क्या है यू, मतलब यहाँ पे तो वेग कुछ नहीं हुआ। अब देखना, यहाँ से वस्तु इधर जाने लगी ऊपर, देखो यहाँ से इधर जाने लगी, तो यही होगा ना अपना वेग। तो ये क्या है, वेग मतलब क्या होता है, वी माइनस यू, यही होता है ना वेग। जैसे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ही तो होता है भाई साहब, नीचे टी आता है बिल्कुल पर। एक्सेलरेशन वेग, तो अपने को वेग सी डी क्या है, ये वेग है ना, तो v माइनस यू, ये t। देखो आप समझ नहीं रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ है यहाँ से c और d, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इधर वस्तु जाने लगी, तो यही तो होगा इसका वेग। तो वेग क्या होता है, v माइनस यू, तो यहाँ पे मैंने सी डी की जगह v माइनस यू लिख दिया। ठीक है, ओ ई टाइम है, ये टाइम ही है, ए डी और ओ ई क्या है, ये समांतर है, तो ओ ई भी क्या हो जाएगा, टाइम ही होगा। या तो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये हो गया ओ ई की जगह टाइम। अब ओ ए क्या लिख रखा है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग u, इसको अपन v नोट से भी डिनोट करते हैं, v नोट ऐसे भी लिखते हैं u को। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
ठीक है, समझ में आ गया? यस नो आ गया? ठीक है, यस आ गया, है ना। देखो यू मतलब ए ओ, ये क्या हो जाएगा यू, तो ये भी अपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 1/2 यहाँ पे वापस आ गया, टी की जगह टी लिख दिया, v माइनस यू। अब समीकरण बना रहे अपन, देखते जाओ। ये मतलब देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ध्यान से। ऐसा ही करना, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका सिद्धांत, ये इसका नियम है, ठीक है, जो भी आप मानो। v माइनस यू आपको क्या बताया था? देखो मैंने कहा था ना कि पहला समीकरण दूसरे समीकरण बनाने में काम आएगा। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये पहले समीकरण में था, आपने दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो अपन v माइनस यू की जगह लिख देंगे ए टी, तभी अपना समीकरण बनेगा, ठीक है। ये लिखना है, इसमें क्या है, वो है देखो ये भी है इसके बराबर है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बराबर ही है ना, ठीक है। जैसे कि मैं 10 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई भी 10 साल का है, चचेरा भाई मेरा भाई। तो अब सर टीचर ने एज पूछी है, तो चाहे मेरी एज बताऊँ चाहे उसकी एज बताऊँ, है तो बराबर ही है। जैसे ये इसका मान और इसका मान बराबर ही है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो v माइनस यू, इसकी जगह अपन ने ए टी लिख दिया, ठीक बात है सा, टी की जगह टी आ गया वापस, u की जगह u आ गया। अब अपना समीकरण बनने जा रहा है दूसरा, देखना 1/2, 1/2, ठीक है। अब s विस्थापन, s या दूरी कह सकते हैं, इज इक्वल टू u है, u है, देखो एक तो है a और t, और t यहाँ पे क्या है, एक और एक्स्ट्रा है। एक तो पहले तो अपन ऐसे करेंगे 1/2, पहले तो u है, u और t, u t, देखो ये भी मल्टीप्लाइंग का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाइंग का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सॉरी पहले ध्यान से, समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं समझ पा रहा हूँ, और सिंपल तरीके से बताऊँ आपको, ठीक है। ए टी, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो ए टी और ये भी टी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए और टी प्लस हो जाएगा, तो टी 2 हो जाएंगे, तो ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। अब u और t बचा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो पास पास में ये दोनों u और t, ठीक है, u और t हो गया अपना, और ए टी स्क्वायर हो गया, और 1/2 बाद में बचा, जो 1/2 यहाँ पे लिख दिया अपन ने। s इज इक्वल टू यू टी, सबसे पहले यू टी बन गया अपना, यू टी ये उतरा है यहाँ पे, u और t, यू टी प्लस हाफ मतलब 1/2, और ये ए टी स्क्वायर, देखो ये t इधर चला गया यू टी के पास, तो ये यू टी हो गया। अब बाद में ये साइन तो यहीं पे रहेगा ना, तो ये और ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगाया, कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना गति का दूसरा समीकरण, बिल्कुल हलवा है। मतलब इस वीडियो को आप एक बार वापस देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर देखने की आपको नौबत नहीं आएगी, इतना अच्छी तरीके से समझा दिया भाई, और तो क्या करूँ मैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा गति का समीकरण। ये भी मतलब पहला समीकरण इंपॉर्टेंट है, उसी से दूसरे समीकरण के ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें काम आती है, तभी ये दूसरा समीकरण निकल पाता है, ठीक है। पहला समीकरण में आपको बताया था कि पहले समीकरण में क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के फॉर्मूले से निकालते हैं, और दूसरे समीकरण में अपन छायांकित भाग ओ मतलब जो भी आप इसको नाम दे सकते हो, उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, उससे निकालते हैं फॉर्मूला लगा के, मतलब उनके जो आ रहे फॉर्मूले वो लगा करके अपन दूसरा समीकरण भी निकाल चुके हैं। अब अपन निकालने जा रहे हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। कौन सा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो चलो अब अपन देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। अब देखने वाले हैं अपन गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। आपको दो तो समझ में आ ही गए, तीसरा देखते हैं। तीसरे का फॉर्मूला, या पहले तो अपन ने देखा कि गति को जो वेग है, एक्सेलरेशन मतलब सॉरी त्वरण है, उससे निकालते हैं। दूसरा इस भाग पूरे का क्षेत्रफल से निकालते हैं, इसका और इसका अलग अलग क्षेत्रफल से। तीसरा निकालते हैं इस पूरे का एक ही क्षेत्रफल से, और इसको कहते हैं समलंब। जैसे कि ये है आयत, ये है त्रिभुज, तो इस पूरे को क्या कहते हैं, जो ये शेप बन रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन अंदर है, इस पूरे को कहते हैं समलंब। तो निकालते हैं समलंब OACE का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2
इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है इसका फॉर्मूला। पहले तो ये समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजा ए ओ और सी डी, ये है समांतर भुजा, देख लो ये और ये, इन दोनों की कह रहा हूँ। आप कह दो कि ये और ये भी समांतर है, पर इन दोनों के अंदर आनी चाहिए ना, एक इसके अंदर एक इसके अंदर, ठीक है। तो समांतर भुज मतलब इस पूरे के अंदर समांतर भुजाओं के बीच की समांतर भुजाओं का योग, सॉरी यहाँ पे मैं योग लिखना भूल गया, समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये समांतर भुजाओं का योग ये और ये ओ ए सी डी, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग मतलब 1/2 इंटू ओ ए प्लस योग करना है तो प्लस करना है इन दोनों भुजाओं को, तो सी डी, ठीक है, ये हो गया। इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी क्या है, यही है ना, इतनी सी तो दूर है ये, तो ए और डी, ए डी, ठीक बात है सा। और मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल समलंब ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो मतलब पूरा क्षेत्रफल या तो विस्थापन होगा या दूरी, तो उसको अपन डिनोट करेंगे एस से। ये मैंने आपको पहले ही बताया, विस्थापन यानी एस लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं कैपिटल, तो अपन यहाँ पे एस लिख रखा है। अपन इसको एक्स भी लिख सकते हैं, दूरी को अपन एक्स से भी डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल, ये हो गया अपना क्लियर। आगे देखते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाद में भुजाओं के बीच की दूरी ये हो गई, ठीक है। अब देखो ओ ए प्लस सी डी, ओ ए का 1/2 ओ ए क्या है यहाँ पर, ओ और ए, ये क्या है यू, तो यू लिख दिया। सी डी क्या है वी, तो यू प्लस वी, इन दोनों का योग करना है तो वी प्लस यू, ठीक है, वी यू प्लस वी, जो भी लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा सीधा लिख सकते हैं यू प्लस वी, ठीक है। बाद में देखो ये यहाँ पे लिख दिया, इसका जो भी है इसका यहाँ पे लिख दिया। बाद में इंटू ए डी क्या है, इसके बराबर है, तो ये क्या है टी, ये टी हो गया। एस इज इक्वल टू वापस 1/2 इंटू देखो यू, देखो अब यहाँ पे देखना u प्लस वी, ये ऐसे एस डी उतार दिया, u प्लस वी है, वी प्लस यू, एक ही बात है नहीं यार, एक में दो जोड़ो दो में एक जोड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। इसलिए मैंने आगे पीछे लिख दिया, v आगे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। वो अगर साइन हो माइनस प्लस का तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब t देखना ध्यान से, अब अपने पहला जो समीकरण था गति का फर्स्ट समीकरण याद करो, उससे काम आएगा t। अब इससे कुछ आगे कुछ हो नहीं रहा है तो अपन दिमाग लगाएंगे t, तो t की जगह अपन क्या रख सकते हैं, t की जगह पहले समीकरण में किया था अपने गति के, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, वो फॉर्मूला था उसी से निकल रहा था ये, ठीक है। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, समय का इज इक्वल टू ये लिख दिया, ये इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक बात है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। s इज इक्वल टू 1/2, ये इसका v प्लस, अब देखना v प्लस यू और v माइनस यू, ये स्क्वायर हो जाएगा इनका, कैसे हो जाएगा देखना, v प्लस यू ए प्लस बी, कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसकी जगह ए भी मान लेते कुछ भी मान लेते, देखना v प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका क्या हो जाता है, अगर v प्लस यू वी माइनस यू ये है और ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं बाद में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी अपन उसी फॉर्म में लिख देंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा पर फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यू वी प्लस यू और वी माइनस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया। ए था नीचे, वो नीचे का नीचे आ गया, ठीक बात है सही, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब बाद में एस, अब देखना ये है ए और ये है 2, इसके नीचे भाग के मतलब भाजक में ही है ना, डिवाइड हो रहा है, इससे भाजक में ए है और इसके नीचे है 2, मतलब इससे भी ये भाग हो रहा है, तो इन दोनों को अगर अपन इधर लाएंगे एस की साइड, तो ये इधर भाग में हो, भाजक में है, तो इधर आ जाए क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा में हो जाएंगे, तो 2as पहले ही था, ए भी इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, 2as, ठीक है, ये एस इधर ये वाला है, ठीक है, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक बात है। अब अपने को निकालना तो वेग ही निकालना है इसमें, तो हर बारी, तो वेग, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का है यू स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का हो गया और प्लस 2as, ये हो गया अपने गति का तीसरा समीकरण। आई होप कि
आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है उसी को समझ में आएगा, और आपको समझ में आ गया होगा। और देखो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। मुझे पता अब आप इस वीडियो को नहीं देखोगे क्योंकि आपका काम हो गया, अब आप जाओगे। प्लीज़ यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि अगर देखो ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ता है, और ऐसी एक ही चीज़ है जिसको अपन चोरी नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे अंदर विद्या है, तो कोई अगला आदमी चोरी नहीं कर सकता। मेरे को ये चीज़ आती है तो कोई चोरी नहीं कर सकता, मेरे से सीख जरूर सकता है। अगर मेरे पास धन है तो कोई चोरी कर सकता है। इसलिए विद्या बांटने से, मतलब दूसरों को बताने से ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और यार एक लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं कर, मतलब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो आपने, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन दिस वे, इसी तरीके से और वीडियो चाहिए अलग टॉपिक्स की तो आप कमेंट करें, और मैं ज़रूर बनाऊंगा। क्लास 11th का कोई सा भी टॉपिक हो, हिंदी मीडियम, कक्षा 11 हिंदी मीडियम साइंस वालों के लिए कोई सा भी टॉपिक हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और चैनल पे जाके देखो, सभी का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।